हेलो एवरीवन। वेलकम टू जतिन व्यय क्लासेस। मैं हूं जतिन चितलांगिया, आप सबका अकाउंट्स मेंटर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अकाउंटिंग के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करिए। मैंने उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैप की। दोस्तों, गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब सवाल ये आता है कि गैप होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गैप अकाउंटिंग के रूल्स और गाइडलाइंस का एक सेट है जिसके बेसिस पर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जिस तरह क्रिकेट में रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके गेम खेला जाता है, बिल्कुल उसी तरह अकाउंटिंग में गैप को फॉलो करके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। गैप ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो पॉलिसी बोर्ड्स के द्वारा सेट किए जाते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट और सपोर्ट करने का काम अकाउंटिंग बॉडीज करती हैं, जैसे कि आईसीएआई। तो एक लाइन में याद रखिए, गैप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रूल बुक के समान है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम अकाउंटिंग की कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं। ये स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंट को गाइड करते हैं कि अकाउंट्स को किस तरह मेंटेन और प्रेजेंट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कस्टम, लॉ और प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी और रिलायबिलिटी मेंटेन करना, यानी अलग अलग बिजनेसेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना इजी हो जाए। एएसबी, अब एक शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। एएसबी का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप और रेकमेंड करने का काम करता है। ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो याद रखिए एएसबी स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अब हम बात करते हैं आईएफआरएस की। आईएफआरएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल पर यूज होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। आज के ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, इसलिए अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आईएफआरएस का यूज किया जाता है। आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनके बेसिस पर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट किए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएफआरएस फेयर वैल्यू मेजरमेंट पर फोकस करता है। अब सवाल आता है कि आईएफआरएस को डेवलप कौन करता है, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो याद रखिए, आईएफआरएस इज डेवलप्ड बाय आईएएसबी। अब हम आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। देयर आर थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कैश बेसिस, सेकंड अक्रूवल बेसिस एंड थर्ड हाइब्रिड या मिक्स बेसिस। चलिए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश बेसिस की। कैश बेसिस में ट्रांजैक्शंस तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब एक्चुअल कैश रिसीव या पे होता है, यानी कैश आया तो एंट्री होगी, कैश गया तो एंट्री होगी, कैश नहीं आया और नहीं गया तो एंट्री भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं और पैसे अभी रिसीव नहीं हुए हैं तो कैश बेसिस में हम उस सेल को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश अभी रिसीव नहीं हुआ। इसलिए कैश बेसिस सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अब आते हैं अक्रूवल बेसिस पर। यह अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोफेशनल बेसिस माना जाता है। अक्रूवल बेसिस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें वो अर्न या इंकर हुए होते हैं, चाहे कैश रिसीव हो या नहीं, चाहे कैश पे किया गया हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स क्रेडिट पर बेचे गए हैं तो सेल को रिकॉर्ड किया जाएगा इवन दो कैश अभी रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि इनकम अर्न हो चुकी है। इसी वजह से कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज को अक्रूवल बेसिस फॉलो करना मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड या मिक्स बेसिस की। यानी दोस्तों, ये दोनों मेथड्स का मिक्सचर है, तभी नाम में है मिक्स्ड या हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बेसिस में रेवेन्यूज को कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस पर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हाइब्रिड बेसिस किसी अथॉरिटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इंक्लूडिंग टैक्स अथॉरिटीज, इसलिए इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत लिमिटेड। अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं आज के हमारे दो इंपॉर्टेंट बेसिस यानी अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस का। सबसे पहला, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अक्रूवल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। अक्रूवल बेसिस को रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है और इससे हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस असर्टेन कर पाते हैं। लेकिन कैश बेसिस
इतना रिलायबल नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस असरटेन नहीं कर पाते। टेक्निकलिटी की बात करें तो टेक्निकल नॉलेज अक्रूवल बेसिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स करते हैं ताकि हम अच्छे से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकें। जबकि कैश बेसिस एक सिंपल मेथड है, इसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं करते। फोर्थ, लीगल पोजीशन, यानी कंपनीज एक्ट 2013 अक्रूवल बेसिस के बने अकाउंट्स को ही मानता है और कैश बेसिस वाले अकाउंट्स को नहीं मानता हमारा कंपनीज एक्ट। अब आते हैं लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट। दोस्तों, अगर आप इस इलस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली समझ गए तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ सॉल्व करिए। क्वेश्चन में हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्सपेंसेस पेड रुपीज 1,60,000, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस रुपीज 40,000, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड रुपीज 20,000, इनकम रिसीव्ड रुपीज 2,40,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 30,000, इनकम नॉट येट रिसीव्ड रुपीज 24,000। और हमें मिस्टर ए की नेट इनकम कैलकुलेट करनी है अंडर कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो सबसे पहले कैश बेसिस। कैश बेसिस का गोल्डन रूल याद रखिए, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करना है। तो रेवेन्यू साइड में हम लेंगे इनकम रिसीव्ड दैट इज रुपीज 2,40,000, एक्सपेंसेस साइड में हम लेंगे एक्सपेंसेस पेड दैट इज रुपीज 1,60,000। अब नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस दैट इज रुपीज 2,40,000 माइनस रुपीज 1,60,000 यानी 80,000। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आता है रुपीज 80,000। अब देखते हैं अक्रूवल बेसिस। यहां सिर्फ कैश को नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम्स को भी कंसीडर करना होता है। तो रेवेन्यू साइड में इनकम रिसीव्ड रुपीज 2,40,000, उसमें हम ऐड कर देंगे इनकम नॉट येट रिसीव्ड रुपीज 24,000, तो टोटल बना 2,64,000 लेस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो कि इस साल का नहीं है दैट इज रुपीज 30,000, तो टोटल रेवेन्यू अर्नड रुपीज 2,34,000। अब एक्सपेंसेस साइड की बात करते हैं। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,60,000, ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस नॉट येट पेड जो इस साल का था लेकिन अभी तक हम लोग ने पे नहीं किया दैट इज रुपीज 20,000, तो टोटल बना रुपीज 1,80,000। अब उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही पे कर दिए जो कि नेक्स्ट ईयर के बिलोंग करते हैं दैट इज रुपीज 40,000, तो एक्सपेंसेस का टोटल आया रुपीज 1,40,000। अब नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस दैट इज रुपीज 2,34,000 माइनस रुपीज 1,40,000, तो उसका टोटल आता है रुपीज 94,000। तो अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा है रुपीज 94,000। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिए, कैश बेसिस में प्रॉफिट था रुपीज 80,000 लेकिन अक्रूवल बेसिस में प्रॉफिट हो गया रुपीज 94,000। इसी वजह से अक्रूवल बेसिस को ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने गैप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएसबी, आईएफआरएस, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस और एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।